हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। तो दोस्तों, उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और मन लगाकर अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे चैनल के माध्यम से आपको सामान्य हिंदी की फ्री क्लासेस प्रोवाइड करवाई जा रही हैं, जिसमें कि आज ये हमारी तीसरी क्लास है। इससे पहले हम 2 क्लासेस में, पहली क्लास जो थी उसमें हमने आपको कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन दिया और उसी के साथ व्याकरण और उसके अंगों के बारे में बताया। उसके बाद दूसरी क्लास में हमने आपको वर्णमाला यानी कि स्वर और व्यंजनों के बारे में डिटेल से डिस्कस किया। आज हमारी ये तीसरी क्लास है जिसमें कि हम विकारी शब्द यानी कि संज्ञा एवं उसके भेद के बारे में डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, आप सबको बताना चाहेंगे कि अगर आप किसी भी वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं जिसमें आपके सामान्य हिंदी से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो सभी एग्जाम्स के लिए आपके ये क्लासेस बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली हैं। केवल आप अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग क्लासेस को मैनेज कर सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया कि आज हम संज्ञा और उसके भेद के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो संज्ञा जो होता है एक विकारी शब्द होता है और विकारी शब्द जो होता है वो यहाँ पर ही आप देख सकते हैं। तो जैसा कि हमने आपको बताया था कि व्याकरण के 4 अंग होते हैं, उसमें से जो पहला था वर्ण या ध्वनि, उसको हम पूरी तरीके से डिस्कस कर चुके हैं आपके साथ स्वर और व्यंजन के बारे में। अब सेकंड नंबर पर हम पढ़ने वाले हैं शब्द। शब्दों का हमने आपको बताया था कि शब्दों को 4 प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है, जिसमें से पहला हमारा जो था वो था व्याकरणिक रूप या प्रयोग के आधार पर, जिसके 2 प्रकार थे, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। तो आज इसके बारे में हम डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। और दोस्तों, ये चार्ट जो है आपको मेमोरी में फीड कर लेना है, क्योंकि इससे आगे की क्लासेस में हम शायद इसको न दिखाएं, तो आपको खुद ब खुद समझ में आ जाना चाहिए कि हम कौन से टॉपिक को आपको करा रहे हैं। तो दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला पॉइंट है व्याकरणिक रूप या प्रयोग के आधार पर शब्दों को 2 प्रकार से बांटा गया है। पहला होता है विकारी शब्द और दूसरे होते हैं अविकारी शब्द। तो विकारी शब्द कौन से होते हैं, हमने आपको बताया था कि जिनमें लिंग, वचन अथवा कारक में परिवर्तन करने पर इन पदों में परिवर्तन या विकार उत्पन्न हो जाता है, और जिनमें विकार उत्पन्न नहीं होता है वो होते हैं हमारे अविकारी शब्द। तो विकार जो उत्पन्न हो जाता है वो होते हैं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, और जो अविकारी शब्द होते हैं वो होते हैं हमारे अव्यय। तो विकार कैसे उत्पन्न होता है ये बात हमको समझनी है। तो आइए अब जानते हैं कि विकार कैसे उत्पन्न होता है, यानी कि परिवर्तन कैसे उत्पन्न होता है, उसको एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। तो ध्यान दीजिएगा। जैसे कि मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ कि लड़का विद्यालय जाता है, तो यहाँ पर लड़का शब्द जो है वो एक लड़का है यहाँ पर, तो यहाँ पर वचन जो हो गया वो एक वचन हो गया। आगे हम लिंग, वचन और कारक के बारे में पढ़ने वाले हैं। इतना तो आप सभी जानते ही होंगे कि वचन जो होता है एक वचन और बहुवचन होते हैं। हिंदी में 2 वचन होते हैं। एक वचन यानी कि एक लड़का और बहुवचन यानी कि बहुत सारे लड़के। तो जब मैं कहता हूँ कि लड़का विद्यालय जाता है, तो यहाँ पर एक लड़का है, और अगर मैंने कह दिया कि लड़का विद्यालय जाते हैं, तो यहाँ पर एक सेंटेंस गलत हो जाएगा, क्योंकि अब ये बहुत सारे लड़के हो गए। तो यहाँ पर लड़का की जगह पर लड़के करना पड़ेगा कि लड़के विद्यालय जाते हैं। तो यहाँ पर वचन में परिवर्तन के साथ ही यहाँ पर जो संज्ञा शब्द है उसमें भी परिवर्तन करना पड़ेगा, तो ये विकार उत्पन्न हो गया। तो यहाँ पर ये विकारी शब्द के अंतर्गत आएगा संज्ञा। उसी प्रकार हमारा सर्वनाम, विशेषण और क्रिया जो होते हैं उनमें लिंग, वचन और कारक में परिवर्तन करने पर परिवर्तन उत्पन्न हो जाता है, तो ये हमारे विकारी शब्द होंगे। लेकिन जो अव्यय हमारे होते हैं, हम आगे पढ़ेंगे क्या होते हैं, किस तरीके से इनका वाक्य में प्रयोग करते हैं। तो इनमें कोई भी परिवर्तन उत्पन्न नहीं होता है, तो ये अविकारी शब्द होते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है विकारी शब्द, और विकारी शब्द में भी हम पढ़ने वाले हैं संज्ञा और उसके भेदों के बारे में। उसके बाद में 1 बाय 1 हम पढ़ेंगे सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। और सर्वनाम, विशेषण, क्रिया को पढ़ने से पहले हम संज्ञा के तुरंत बाद पढ़ेंगे लिंग, वचन और कारक के बारे में। उसके बाद हम सर्वनाम, विशेषण और क्रिया को पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम अविकारी शब्द में से अव्यय को पढ़ेंगे, और फिर 1 बाय 1 हम अपना जो है आगे की क्लासेस को कंटिन्यू करेंगे। जिस तरीके से हमने आपको पहली क्लास में बताए थे उसी तरीके से हम सभी टॉपिक्स को डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक संज्ञा। तो संज्ञा आप सभी लोग बचपन से पढ़ते चले आ रहे होंगे कि संज्ञा किसे कहते हैं। हर एक को संज्ञा की परिभाषा पता होगी लगभग। यहाँ पर मैं कह सकता हूँ तो किसी व्यक्ति, वस्तु, भाव या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। व्यक्ति जैसे कि राम, श्याम, मोहन, रीता, गीता। वस्तु जैसे कि कुर्सी, मेज, पुस्तक, कलम। भाव यानी कि अच्छाई, बुराई, कुछ भी भाव हमारा हो गया। स्थान आगरा, दिल्ली, प्रयागराज, कानपुर। तो कोई भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान या भाव, उसके नाम को हम संज्ञा कहते हैं। अब यहाँ पर संज्ञा के भेदों की बात आती है। संज्ञा को 2 प्रकार से बांटा गया है। पहला उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के 3 भेद होते हैं, और दूसरा होता है अर्थ के आधार पर। तो अर्थ के आधार पर संज्ञा के 5 भेद होते हैं।
दोस्तों आपसे अगर ऐसे पूछा जाए कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो आपको अर्थ के आधार पर संज्ञा के जो भेद होते हैं वही आंसर बताना है कि 5 भेद होते हैं। और अगर आपसे अर्थ के आधार पर कह के पूछा जाए या उत्पत्ति के आधार पर कह के पूछा जाए तो आपको उसी अकॉर्डिंग आंसर देना है। तो यहाँ से ऐसे भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। तो उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के 3 भेद कौन से हैं वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। पहला होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा होता है गणनीय और तीसरी होती है अगणनीय। उसके बाद हम पहले अर्थ के आधार पर समझ लेते हैं। अर्थ के आधार पर संज्ञा हमारी 5 प्रकार की होती हैं, जो कि आपके लिए समझना बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहली होती है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरी होती है जातिवाचक संज्ञा, तीसरी होती है द्रव्यवाचक संज्ञा, चौथी होती है भाववाचक संज्ञा और पाँचवीं होती है समूहवाचक या समुदायवाचक संज्ञा। तो यहाँ पर जो है इन्हीं 5 संज्ञाओं को ये 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। व्यक्तिवाचक संज्ञा तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई, और गणनीय और अगणनीय में यहाँ पर जिनकी गणना की जा सकती है उनको गणनीय के अंदर रख दिया है, और अगणनीय में यानी कि अनकाउंटेबल जिनको काउंट न किया जा सके उनको गणनीय में रख दिया है। जैसे कि हमारी द्रव्यवाचक संज्ञा होती है वो हमारी, जैसे कि दूध है, तेल है, तो ये द्रव्य जो भी होगा वो हमारा अनकाउंटेबल में आएगा, जिसको हम गणना नहीं कर सकते हैं। और जैसे कि भाववाचक संज्ञाएँ हैं जो भी हमारी अनकाउंटेबल में ही आएंगी। उसी प्रकार हमारी जैसे कि समूहवाचक या समुदायवाचक संज्ञा है तो हमारी काउंटेबल में यानी कि गणनीय संज्ञा में आ जाएगी। तो आपको ध्यान रखने वाली चीज़ केवल इतनी है कि संज्ञा हमारी जो है, संज्ञा के 5 भेद होते हैं। पहला व्यक्तिवाचक, दूसरा जातिवाचक, तीसरा द्रव्यवाचक, चौथा भाववाचक और 5वां समूहवाचक। अब इनको 1 बाय 1 हम यहाँ से समझते हैं। तो पहली संज्ञा जो है हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है आप यहाँ से देख सकते हैं। बहुत ही सिंपल सा ये चैप्टर है, आप खुद ब खुद पढ़ते ही समझ जाएंगे चीज़ों को, ज़्यादा कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं है। तो जिन शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति, स्थान अथवा वस्तु के नाम का बोध हो, यानी कि जिन शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति के बारे में हमें जानकारी मिल रही हो, या किसी स्थान के बारे में जानकारी मिल रही हो, या किसी विशेष वस्तु के नाम के बारे में बोध हो रहा हो, तो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर है जयपुर, तो जयपुर एक विशेष स्थान का नाम पता चल रहा है हमें, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। दिल्ली, भारत। उसी प्रकार रामायण, कलम, कुर्सी, मेज, राम, श्याम। राम किसी एक व्यक्ति विशेष का नाम। अगर यहाँ पर होता लड़का, तो लड़का यहाँ पर अलग चीज़ हो गई, लेकिन राम एक व्यक्ति विशेष का नाम है, तो यहाँ पर ये राम जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। उसी प्रकार दूसरी हमारी जो है वो जातिवाचक संज्ञा। तो जातिवाचक संज्ञा हमारी क्या होती है कि जिस शब्द से किसी प्राणी या वस्तु की समस्त जाति का बोध होता हो। जातिवाचक संज्ञा यानी कि जिससे किसी कम्युनिटी का समस्त जाति का बोध हो रहा हो, उन शब्दों को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल की हेल्प से आप समझिए, फूल है, मनुष्य, पुस्तक, पर्वत, वृक्ष आदि। फूल, तो यहाँ पर फूल एक जातिवाचक संज्ञा इसलिए है क्योंकि हम कहेंगे फूल, तो फूल से किसी जाति का ही तो बोध हो रहा है, क्योंकि फूल ये नहीं पता चल पा रहा कि गुलाब का फूल है या कमल का फूल है या किस चीज़ का फूल है। तो यहाँ पर फूल जो होगी एक जातिवाचक संज्ञा होगी। ऐसे ही मनुष्य है, अगर किसी मनुष्य का नाम यहाँ पर दिया होता है कि राम है कि श्याम है, तो यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाती है। लेकिन मनुष्य है तो एक जाति का बोध हो रहा है कि मनुष्य जाति, तो यहाँ पर ये जातिवाचक संज्ञा होगी। उसी प्रकार पुस्तक, तो पुस्तक का यहाँ पर अगर नाम होता है जैसे कि रामायण है, तो यहाँ पर ये व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। लेकिन ये पुस्तक से पता नहीं चल पा रहा कि पुस्तक किस चीज़ की पुस्तक है, किस विषय की पुस्तक है, तो यहाँ पर पुस्तक एक जाति हो गई। उसी प्रकार पर्वत भी हमारे कई तरह के पर्वत हैं, तो पर्वत भी एक जाति का बोध करा रहा है, और वृक्ष भी हमारा एक जाति का बोध करा रहा है। तो उम्मीद है आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। उसके बाद हम 3rd नंबर की हमारी संज्ञा जो है वो द्रव्यवाचक संज्ञा, या हम इसको पदार्थवाचक संज्ञा भी बोल सकते हैं। नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा, किसी द्रव्य का बोध हो जिस संज्ञा से, उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे पानी, लोहा, तेल, घी, दाल इत्यादि। तो ज़्यादा समय इसमें देने की जरूरत नहीं है, आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद चौथी संज्ञा जो है हमारी वो है भाववाचक संज्ञा। तो जिस संज्ञा शब्द से पदार्थों की अवस्था, गुण, उनके दोष, उनकी भाव या उनकी दशा या उनके धर्म आदि का बोध हो, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, बुढ़ापा है, मिठास, बचपन, मोटापा, चढ़ाई, थकावट। तो यहाँ पर ये कुछ भाव या दशा का बोध करा रहे हैं, उनकी अवस्था का बोध करा रहे हैं। किसी के बुढ़ापा है या मतलब बचपन है, या कोई मिठास, थकावट, कोई ना कोई भाव, दशा आदि का बोध करा रहा है, तो ये भाववाचक संज्ञा होगी। यहाँ पर कोई ना कोई भाव का पता चल रहा है इन शब्दों से, तो ये भाववाचक संज्ञाएँ होंगी सभी। उसके बाद में नेक्स्ट और सबसे लास्ट जो संज्ञा होती है वो होती है समूहवाचक या समुदायवाचक संज्ञा। जब किसी संज्ञा शब्द से व्यक्ति या वस्तु के समूह का बोध हो, तो यहाँ पर किसी चीज़ से समूह का बोध हो रहा हो, तो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं, समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे परिवार यहाँ पर जो है वो समूह का बोध हो रहा है। परिवार में लोग होंगे, उनसे मिलकर के फैमिली बनी होगी एक, तो वो एक समूह हो गया।
कच्चा है तो यहाँ पर क्लास जो होगी वो स्टूडेंट से मिल करके बनी होगी तो वो कच्चा होगी। सेना, भीड़, उसी तरह पुलिस, ये सभी जो है हमारे समुदायवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमें एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि हम किसी वाक्य की प्रकृति के आधार पर ही उसकी संज्ञा के बारे में डिफाइन करेंगे। जैसे कि हमसे कभी कभी एग्जाम्पल में पूछ लिया जाता है, कोई भी एग्जाम्पल दे दिया जाता है और कोई एक शब्द उसमें से अंडरलाइन कर दिया जाता है कि यहाँ पर कौन सी संज्ञा होगी, तो हम वाक्य में प्रयोग के आधार पर ही संज्ञा के बारे में बताएंगे कौन सी संज्ञा हो सकती है। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि किसी वाक्य में कोई शब्द संज्ञा के किसी एक भेद को दर्शाता है, जबकि अन्य किसी वाक्य में वही शब्द संज्ञा के दूसरे भेद को दर्शाता है। जैसे कि हमने यहाँ पर ये पॉइंट लिख भी दिया है आपके लिए। जैसे कि हम एक एग्जाम्पल की मदद से आपको बताने की कोशिश करेंगे। परिवार एक शब्द है जो कि हमने आपको बताया था कि ये समूहवाचक या समुदायवाचक संज्ञा है। अब हमारा ये वाक्य हमने एक लिया है कि देश का प्रत्येक परिवार खुशहाल है, तो परिवार हमने आपको बताया था कि समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण है, लेकिन यहाँ पर ये इस वाक्य में इसका सेंस बदल रहा है। आप यहाँ पर ये देख सकते हैं कि देश का प्रत्येक परिवार खुशहाल है, तो यहाँ पर ये समूहवाचक संज्ञा का जातवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग हो रहा है, यानी कि प्रत्येक परिवार की बात हो रही है तो ये जात का बोध करा रहा है, न कि समूह का। तो यहाँ पर ये परिवार का सेंस इसमें जो है वो जातवाचक संज्ञा के रूप में दे रहा है ये। तो यहाँ पर आप इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा कि हम वाक्य की प्रकृति के आधार पर उसकी संज्ञा के बारे में पता लगा पाएंगे, क्योंकि कभी कभी इस तरीके से भी प्रयोग हो जाता है। जैसे कि आप ये सेकंड जो आप देख सकते हैं कि व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातवाचक के रूप में प्रयोग किया गया है यहाँ पर। जैसे कि हमने एक शब्द लिया नेपोलियन, तो नेपोलियन आपको पता चल रहा होगा व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ये तो किसी व्यक्ति का नाम है नेपोलियन। लेकिन यहाँ पर अगर इस वाक्य को आप देखेंगे तो आप ये देख सकते हैं कि समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन था, तो यहाँ पर ये कि ये व्यक्तिवाचक की जगह पर इस्तेमाल नहीं हुआ है, इसका एक जाति का बोध करा रहा है कि नेपोलियन था। इसी प्रकार इतिहास में कई चंद्रगुप्त मिलते हैं, तो यहाँ पर भी ये चंद्रगुप्त शब्द जो है वो जाति का बोध करा रहा है। दोस्तों ये सभी के सभी एग्जाम्पल जो हैं प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन हैं जो कि हमने यहाँ पर इंक्लूड किए हैं, तो आपको ये ध्यान में रखने हैं। तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातवाचक के रूप में प्रयोग हुआ है। उसी के साथ यहाँ पर कुछ संज्ञाएँ हमारी जो होती हैं, जैसे जातवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा में बनाने के लिए हम प्रत्यय का भी प्रयोग करते हैं। प्रत्यय होता है हमारा कि शब्द के लास्ट में कुछ विशेष वर्ड हमारे जोड़ दिए जाते हैं, तो हमारा जो है वो प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे कि हमारी जातवाचक संज्ञा है यहाँ पर पुरुष, गुरु, नारी, पात्र, बच्चा, पशु आदि शब्द हमने लिए हुए हैं। तो जैसे कि पुरुष में तो प्रत्यय जोड़ दिया है तो ये पुरुषत्व बन गया, तो ये भाववाचक संज्ञा होगी। यहाँ पर पुरुषत्व की भावना प्रकट हो रही है। उसी प्रकार गुरुत्व हो गया गुरु से, नारी से नारत्व, पात्र से पात्रता, बच्चा से बचपन और पशु से पशुता। तो यहाँ पर कुछ प्रत्यय की मदद से हम जातवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा भी बना सकते हैं। उसी प्रकार हम विशेषण से भी भाववाचक संज्ञा प्रत्ययों के योग से बनाते हैं। जैसे कि वीर से वीरता बन जाएगा हमारा, सुंदर से सुंदरता, काला से कालमा, मोटा से मोटापा, खट्टा से खटाई और पागल से पागलपन। तो यहाँ पर भी हमने प्रत्ययों के योग से ये विशेषण से भाववाचक संज्ञाएँ बनाई हैं, आप यहाँ से ये देख सकते हैं। तो दोस्तों यही सब था जो संज्ञा एवं उसके बेस से इम्पोर्टेंट था। दोस्तों उम्मीद है कि अगर आप इन क्लासेस को लेने के बाद में अगर खुद से प्रैक्टिस करेंगे तो आप हर एक क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। कोई भी क्वेश्चन में आपको दिक्कत रही होगी, फिर भी आपको अगर कोई परेशानी होती है या कोई नया प्रश्न आपके सामने आता है तो हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करेंगे। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही था। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ने वाले हैं सर्वनाम एवं उसके भेद। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, अपने सभी दोस्तों में और अपने ग्रुप्स में शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि अगर आपका सपोर्ट रहेगा तो आपके लिए ऐसे ही बेहतर से बेहतर कंटेंट लाने का हम प्रयास करेंगे। दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।